हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे इनके और साथ में समझते हुए चलेंगे। बहुत इजी है, हमें आता सब है, बस इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में, एक रूल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। बाकी सब प्रैक्टिकल है, हमें पहले से पता है ये रूल्स। जैसे फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट लिमिटेशन है इसका, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ का। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल when the molecules of the system are in a state of equilibrium। देखो इस पॉइंट का मतलब समझते हैं हम लोग। इसका कहने का मतलब ये है कि हेनरी लॉ सिर्फ तभी काम करता है जब सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो ये आपस में इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, ये देखो, जब हमने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, तब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आया था। और वो इक्विलिब्रियम किस में आया था? वो इक्विलिब्रियम आया था हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट का कहने का मतलब बस ये है कि हेनरी लॉ सिर्फ तभी काम करता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास जो सॉल्यूशन हो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं समझा देता हूं। देखो, हेनरी लॉ के जो हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या था? उस रूल के अकॉर्डिंग था हमारे पास सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यही था, या फिर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, कुछ भी बोल दो। तो यहां पर ये जो सोल्यूबिलिटी है, हम क्या मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी गैस प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास ये कोई भी सॉल्वेंट है, पानी है, इसके अंदर हम जो गैस डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, उस गैस को हमने, उस गैस की क्वांटिटी को किससे कंपेयर किया है? सोल्यूबिलिटी से। मतलब यहां पर डिसॉल्व की गई गैस और ये सोल्यूबिलिटी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। और जब सोल्यूबिलिटी और सोल्यूट, डिसॉल्व किया हुआ सोल्यूट, दोनों इक्वल हो, तब कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तभी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही काम करता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हेनरी लॉ सिर्फ तभी काम करता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हो। एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास जो लिमिटेशन है, सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट होल्ड ट्रू when gases are placed under extremely high pressure। मतलब देखो क्या है, हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर भी हेनरी लॉ काम नहीं करता है। बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम गैस डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, हमने इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि वो गैस ही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अगर गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो फिर फैक्टर चेंज हो जाता है, फिर ये हेनरी लॉ काम नहीं करता। हेनरी लॉ किसके लिए? सिर्फ लिक्विड के अंदर गैसेस के लिए है। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मे बी पॉसिबल वो गैस जो हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं वो लिक्विड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाए।
तो हमारे पास जो केस हो जाएगा वो लिक्विड के अंदर लिक्विड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये हेनरी लॉ है ही नहीं। थर्ड लॉ है हमारे पास, इट इज नॉट एप्लीकेबल when the gas and the solution particles when the gas and the solution particles participate in chemical reaction. पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये पॉइंट भी हम लोगों को पहले से ही पता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हेनरी लॉ तब भी अप्लाई नहीं होगा जब मान लो हमारे पास ये कोई भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके अंदर अगर मैं गैस डिजोल्व कर रहा हूं और ये गैस इस सॉल्वेंट के पार्टिकल से जाके केमिकल रिएक्शन कर ले, ठीक है। अगर ये केमिकल रिएक्शन कर लेती है तो इसे हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में ही नहीं मानते हैं, मिक्सचर ही नहीं मानते हम लोग इसको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर ये अंदर केमिकल रिएक्शन कर लेगा तो ये सॉल्यूशन ही नहीं रह जाएगा, और जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इसके अंदर हेनरी लॉ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन मेन लिमिटेशन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, सिर्फ तभी। सेकेंड एप्लीकेशन हाई प्रेशर पर यह काम नहीं करता है, क्योंकि हाई प्रेशर करने पर प्रॉब्लम यह हो सकती है कि गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। थर्ड एप्लीकेशन यह है कि ये तब काम नहीं करेगा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा केस आ जाए कि गैस हमने डिसॉल्व किया और वो गैस सॉल्वेंट के अंदर जाकर केमिकल रिएक्शन कर ले, तो केमिकल रिएक्शन करने से फिर वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं रह जाएंगे, कोई अलग ही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हमारे यहाँ पर लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस देखो, हमें यहाँ पर ये नोट नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर ये समझना है। इनको मैं समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हम बात करेंगे सोडा वाटर के बारे में। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, एक ही बात है दोनों, कोल्ड ड्रिंक। देखो किस तरीके से तीन पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ। हेनरी लॉ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ में हम पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रेशर पर, मतलब हाई या लो प्रेशर पर सोल्यूबिलिटी हाई या लो किस तरीके से हो जाती है और वो कैसे काम आती है, ठीक है। तो प्रेशर हमें देखना है हाई या लो, मतलब पहला पॉइंट हम देखेंगे, पहला पॉइंट रहेगा हमारे पास एट सी लेवल। सी लेवल कितना होता है हमारे पास? 1 atm, मतलब हम नॉर्मल बात करेंगे जहां पर अभी हम प्रेजेंट हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग जब हमारे पास लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे जब हमारे पास हाई प्रेशर आ जाता है, तब सोल्यूबिलिटी किस किस तरीके से इफेक्ट होती है। ये तीन पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास? कोल्ड ड्रिंक। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, देखो हमारे पास इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल आएगी। यहां से ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट के अंदर जनरली मीठा पानी होता है जो हम बनाते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर शुगर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। और उसमें फिर हाई प्रेशर के साथ में गैस डिसॉल्व की जाती है, यही कोल्ड ड्रिंक होती है बस। हाई प्रेशर के साथ में हमने क्या किया? इसके अंदर गैस डिसॉल्व किया। मतलब जब इसे पैक किया गया और इसे सील कर दिया गया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया, तब तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, ठीक है। जब हम इसे बोतल को ओपन करते हैं, तो ओपन जब हम इसे करेंगे तो ओपन करने पर, अब ये ओपन है, प्रेशर कितना अप्लाई होगा इसके अंदर? ओपन कहाँ किया है हमने? नॉर्मल जमीन पर ही ओपन किया है जहां पर हम रहते हैं। और यहाँ पर प्रेशर कितना होता है? यहाँ पर प्रेशर होता है नियरली 1 atm। तो पैक तो हुई थी ये हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर पैक होने पर क्या था? इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस डिजोल्व हुई। अब ढक्कन खोलने पर क्या हुआ? 1 atm प्रेशर हो गया। 1 atm प्रेशर मतलब यहां से यहां आने पर प्रेशर कम हुआ। अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
और जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम हुई तो इस कोल्ड ड्रिंक जितनी भी गैस इसके अंदर डिसॉल्व की गई थी वो गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर का ढक्कन खोलते हैं तो तभी वहां से गैस बाहर निकलती है। रीजन क्या है, हाई प्रेशर पर पैक किया गया था लेकिन खोला उसे लो प्रेशर पर गया, इसलिए। सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन हमें देखना है लो प्रेशर पर। लो प्रेशर कहां पर होगा हमारे पास, माउंटेन्स पर। जब भी लोग माउंटेन्स पर जाते हैं तो माउंटेन्स पर क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ से हाइट बढ़ती जाएगी तो हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाएगा, वहां पर एयर का प्रेशर भी कम होता जाएगा। ये जो 1 atm प्रेशर है ये सी लेवल पर माना जाता है, मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर माना जाता है जनरली। ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से लिक्विड के अंदर गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ इतना ध्यान दो, अभी जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 1 atm के अंदर हम लोग सांस ले रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो रहा है। तो किसका एग्जाम्पल है ये लिक्विड के अंदर गैस का ही एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे जैसे माउंटेन्स पर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, मतलब ऊपर जाने पर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर ही डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है और इंसान का दिमाग भी थोड़ा सा काम करना कम कर देता है, थोड़ा चिंता में चला जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स पर जाने पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम और दिमाग में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ब्लड के अंदर गैस इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाता। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास हाई प्रेशर का। हाई प्रेशर पर हम देखते हैं तो हाई प्रेशर क्या होगा हमारे पास, वो होगा बिलो सी लेवल, मतलब स्क्यूबा डाइविंग वाले। जब स्क्यूबा डाइविंग वाले पानी के अंदर जाके डुबकी लगाते हैं तो पानी के अंदर जाने पर क्या होता है, पानी के अंदर जाने पर जैसे जैसे जितना नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उनके ऊपर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जब पानी के अंदर जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वो सांस लेंगे तो सांस लेने में ब्लड के अंदर गैस ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर गैस ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व हुआ है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसॉल्व हुआ अच्छी बात है, सांस अच्छी आएगी, आदमी खुश भी रहेगा। लेकिन जब वो वापस ऊपर आएगा तो ऊपर आने में क्या होगा, अब फिर से प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम होने पर क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी कम हो गई। तो जितनी भी गैस ब्लड के अंदर डिसॉल्व की गई थी वो सारी की सारी गैस अब ब्लड में से बाहर निकलेगी, और जब वो गैस ब्लड में से बाहर निकलेगी तो वो हमारी पूरी बॉडी की स्किन को फोड़ते हुए बाहर निकलेगी। तो जितनी भी हमारी स्किन है उसके ऊपर छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर स्किन बोला जाता है उसे। तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि आदमी की डेथ भी पॉसिबल है उस केस में। ठीक है, तो जब भी जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं और सिलेंडर पीछे लेके जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं होता, उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन डाइल्यूटेड होता है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम से, हीलियम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर भी उतनी ही क्वांटिटी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहेगा जितना ऊपर आने पर डिसॉल्व होगा, तो तब प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये सिंपल से एप्लीकेशन है। सी लेवल पर क्या एप्लीकेशन हो जाएगा हमारे पास, सोडा वाटर। अगर हम लो प्रेशर पर जाएंगे तो लो प्रेशर मतलब माउंटेन्स पर ऊपर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से सांस कम आएगा। बिलो सी लेवल मतलब नीचे की तरफ गए तो नीचे जाने से क्या होगा, नीचे जाने से पानी में जाने से प्रेशर बढ़ेगा, मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। सोल्यूबिलिटी बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऊपर आएंगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हुई थी नीचे जाने पर, अब वो कहां से होगी, स्किन में से बाहर निकलेगी, तब हमें वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये 3 एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। जेई और नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेनरी लॉ पढ़ा रहा था इसलिए मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, ये हमें नोट नहीं करना है, सिर्फ हमें एक बार ये देख लेना है।
न्यूमेरिकल्स देखते हैं हेनरी लॉ के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन इज 1.6 into 10⁻³ atm liter mole inverse. At what partial pressure would the gas have a solubility of 2 into 10⁻⁻5 molar? देखो, कल हमने यूनिट पढ़ा था KH का यूनिट प्रेशर के इक्वल हमने देखा था, लेकिन यहाँ जो KH का यूनिट दिया गया है वो क्या है हमारे पास, atm लीटर मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा, KH का जो फॉर्मूला है, KH का फॉर्मूला है प्रेशर डिवाइडेड बाय सोल्यूबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी है वो मोल पर लीटर में है। यहाँ जो प्रेशर है वो ATM में और सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर में, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी KH की ये यूनिट पॉसिबल है, ठीक है। हमें पूछा गया है पार्शियल प्रेशर, तो इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू क्या हुआ, KH इंटू सोल्यूबिलिटी को हम C से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ atm पर लीटर पर मोल, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूबिलिटी C कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5। मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर ही होता है, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा हमारे पास 3.2 और 10⁻⁻2, मतलब हम बोल सकते हैं 0.032 atm, ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। देखो हमें वैल्यूज दी जाएंगी, टोटल 3 ही है हमारे पास, KH, P एंड सोल्यूबिलिटी। इनमें से 2 वैल्यूज हमें दी जाएंगी और तीसरी वैल्यू हमेशा पूछी जाएगी, या फिर कुछ कन्वर्ट करा के पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर at a temperature of 293 Kelvin when the partial pressure exerted by O2 is 1 bar। तो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 1 बार और हमें KH गिवन है 34840 बार पर लीटर पर मोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं हम C से। प्रेशर हमें गिवन है 1 इज इक्वल टू KH हमें गिवन है 34840। यूनिट हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बार है, यहाँ भी बार है, तो हमारे पास जो C आएगा वो किस में आ जाएगा, मोल पर लीटर में, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या हुआ 1/34840। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो नियरली इक्वल टू 2.87 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, या मोलरिटी हम इसको बोल सकते हैं, मोलर। ये सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं इसके अंदर वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, KH for CO2 at 298 Kelvin is 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। देखो अब यहाँ पर KH की यूनिट किस में दी गई है, पास्कल में, मतलब ये सिर्फ प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी की जगह क्या लिखेंगे अब, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही यूनिटलेस होता है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजोल्व इन 500 ml सोडा एट 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। ऊपर पास्कल है, नीचे ATM है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए हमें पता है 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10⁵. ऑप्शंस ज़्यादा पास पास नहीं है, ऑप्शन दूर दूर हैं, 0.8, 1.8, 2.8, 6.8, तो गैप है ऑप्शन के अंदर। तो हम इस कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेट से 1 इंटू 10⁵ भी ले सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर CO2 का कितना मास डिसॉल्व किया गया है ग्राम के अंदर, मास हमें यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू एक्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट, सोल्यूट मतलब CO2 है यहाँ पर। यहाँ पर हमें प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर है 2.5 atm, ठीक है। तो इस ATM को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पास्कल में, 1.01 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू KH है यहाँ पर 1.67
इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, NaCO2 बाय N टोटल। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो NaCO2 बाय N टोटल हमारे पास आएगा, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर आएगा ये 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब देखो, अगर इस मोल फ्रैक्शन को ध्यान से देखें तो पता चल रहा है ये है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² में, मतलब ये एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये एक छोटी सी क्वांटिटी है तो इसका मतलब CO2 के मोल पानी के मोल के कंपैरिजन में बहुत कम होने वाले हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का टोटल का मतलब क्या है, NCO2 प्लस NH2O इज इक्वल टू 1/7 इंटू 10⁻⁻7। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने से ही पता लग रहा है कि मोल -2, यहाँ से हमें देखने से पता लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा है। तो मोल फ्रैक्शन छोटा है इसका मतलब यहाँ पर CO2 H2O के कंपैरिजन में बहुत छोटा ही होगा, तो हम इसे इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसे नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O, इजीली लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब हम किससे कैलकुलेशन करेंगे, इससे। ये हमें सीख लेना है, जैसा भी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पेपर में ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम NCO2 प्लस NH2O लेके चलोगे तो कैलकुलेशन भी बहुत टफ होगी और हो सकता है ऑप्शन में आंसर मिले भी ना। ठीक है, तो ऐसा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, इसे सीख लेना जरूर यहाँ पर। तो NCO2 क्या हो जाएगा हमारे पास, NCO2 मतलब वेट अपॉन CO2 का मोलर मास हमें पता है 44 होता है, और वेट तो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय NH2O। N कितना है, अब देखो मोल H2O के कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 ml। पानी का जो डेंसिटी होता है वो पानी का डेंसिटी होता है 1, तो 500 ml नियरली इक्वल टू 500 ग्राम। डेंसिटी 1 है तो जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है। अब कंफ्यूजन अगर तुम लोगों को ये है कि ये तो सोडा दिया गया है, पानी नहीं दिया गया, तो सोडा बनता कैसे है, पानी के अंदर CO2 डिसॉल्व किया जाता है, उसी को हम सोडा बोलते हैं। तो एक्चुअल में सॉल्वेंट यहाँ पर पानी ही है, सोडा सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, सोडा सॉल्यूशन है। तो वेट बाय 44 डिवाइडेड बाय, अब पानी के मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, 500 वेट हुआ डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। वेट इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कैलकुलेशन में आएगा ये 10⁻² से ये कट जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 7 नियरली 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग से 18 कट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, और 5/3 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा हमारे पास 2 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे। अब ऑप्शन देखेंगे तो 2 के आसपास हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 1.8 ग्राम। ठीक है, और इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में भी 1.76 के नियर आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, CO2 का वेट कितना हो जाएगा 1.8 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूले के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में था तो सिर्फ फॉर्मूला ही, बस एक कन्वर्जन क्या था, मोल फ्रैक्शन के बजाय हमसे वेट पूछ लिया गया, बस इतना। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेनरी लॉ के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में।